नमस्कार, तो जनता लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा। सोनम वांगचुक की जो खबर है वो लगभग देश में इस वक्त सबसे बड़ी चर्चा का विषय है और जिस तरीके से उनकी छवि को देशद्रोही के तौर पर सरकार जो है वो पेश करने की कोशिश कर रही है, उनके पाकिस्तानी और चाइना के साथ कनेक्शन निकाले जा रहे हैं, एक के बाद एक ऐसे सबूत जो आपको बाकायदा डीजीपी खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए आकर सामने रखते हैं, वहाँ के गवर्नर साहब आपको दिखा रहे हैं। इस तरीके की तमाम जो तस्वीरें हैं वो आपने देखी होंगी, लेकिन समझने वाली बात यह है कि एक व्यक्ति जो अब तक जिसके नाम इतने सारे पेटेंट्स थे, जिसने इतने आविष्कार किए, देश में उसके नाम पर किताबें लिखी गई, बाकायदा फिल्में बनी, इतना उन्हें सम्मानित किया गया, नेशन के लिए इतना कुछ करने वाले व्यक्ति पर इस तरीके से एंटी नेशनल होने का आरोप आखिर क्यों लगाया जा रहा है। तो इस वक्त हमारे साथ हाफिज़ गुलाम सरवर साहब मौजूद हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि इसके पीछे पूरी जो प्रक्रिया है वो क्या है और इसमें कितनी सच्चाई है। सर, सबसे पहले आप कैसे देखते हैं सोनम वांगचुक और लद्दाख में जो कुछ हुआ, जिस तरीके से वहाँ हिंसा भड़की और उसका सारा इल्ज़ाम सोनम वांगचुक पर डाला गया और उसके बाद उन पर एनएसए लगाया गया और तमाम लोगों पर भी एनएसए लगाकर उन्हें सलाखों के पीछे ढकेल दिया गया, क्या कुछ कहेंगे इस पर? गुजरात में एक आंदोलन हुआ था, हार्दिक पटेल। तो गुजरात के हार्दिक पटेल की जीवनी को पहले पढ़िए। अच्छा। उसने जब आंदोलन शुरू किया तो तोड़ फोड़, गाड़ियों में आग लगाना, लूट खसोट, यानी अराजकता के जो भी प्रतीक होते हैं वो सब दिखे और तकरीबन 3 दर्जन मुकदमे हार्दिक पटेल के ऊपर हो गए। उसमें देशद्रोह भी है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, है, आप जब भी जांच करेंगे। लेकिन आज क्या है हार्दिक पटेल का? कहाँ है हार्दिक पटेल? उसी भारतीय जनता पार्टी के वो सम्मानित माननीय विधायक। तो ये जो हमारे क्या कहते हैं लद्दाख वाले सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जिनका नाम मैं अक्सर भूल जाता हूँ, बड़ा लंबा नाम है ना, सोनम वांगचुक। तो ये इनको भाजपा में शामिल होना होगा। अच्छा। कोई रास्ता नहीं है इनके पास, वरना जेल से बाहर नहीं आएंगे। ये मैं तो एक हार्दिक पटेल का उदाहरण आपको दिया हूँ, मेरे पास और कई उदाहरण हैं। अगर वो भाजपा छोड़ेगा तो जेल जाएगा, रास्ता नहीं है उसके पास। अच्छा। इतने मुकदमे ऐसे कई लोग हैं जिनके ऊपर हैं। तो सोनम ने जो किया, इनके इश्यूज क्या थे भाई? इश्यूज तो ये था कि एक स्वतंत्र राज्य हो, कुछ विशेष अधिकार हो। देखिए वो बॉर्डर है देश का, बिल्कुल आखिरी सिरा है, तो सेंसिटिव तो है ही। उसकी संवेदनशीलता को देखते हुए वहाँ केंद्र के हस्तक्षेप को नाजायज नहीं कह सकते। ये मानिए, मैं लॉजिकल बात, हस्तक्षेप को हटाने की बात तो की नहीं उन्होंने, कहा बस हमें मैं एक लॉजिकल बात कर रहा हूँ कि जो संवेदनशील क्षेत्र हैं, बॉर्डर के एरियाज हैं, और वो पहले भी टुकड़ों में रहे हैं। जब जम्मू कश्मीर एक राज्य था तो भी लद्दाख का टेरिटोरी जो है वो सेंट्रल था ये। तो ऐसे में ये बहुत बड़ा इशू नहीं है, इसमें आर्गुमेंट्स हो सकते हैं, मीडिएशन हो सकता है, कुछ मिडिल वे, कुछ मध्य मार्ग, रास्ता निकल सकता था। लेकिन वो आंदोलनकारी और सरकार के बीच मध्यस्थता जिसको करनी चाहिए थी वो भी राजनीति कर रहा था। आंदोलन एक बड़ा हो गया, आक्रोश किसके खिलाफ होगा? तो भाजपा के खिलाफ तो होना था, स्वाभाविक। तो उसके दफ्तर में आग लगाए गए, इत्यादि इत्यादि जो सारी चीजें। तो सरकार क्या करेगी? पप्पी तो लेगी नहीं। जो बेचारा सड़क पर यूं ही निकलता है, कुछ नहीं करता, समझिए, उस पर तो एनएसए लग जाता। उसने तो सब कुछ किया भाई, नेतृत्व किया है ना, एक आंदोलन का नेतृत्व किया है। और यह आज की सरकार तक नहीं है, कई सरकारों का इतिहास रहा कि उसके खिलाफ अगर कोई बड़ा आंदोलन होता है तो उसको कुचलने के लिए लीडर को काबू में लिया जाता है, और लीडर को दबोचते हैं तो 2 काम करते हैं। अब वो जेल में गए, जेल में अब मीडिएशन होगा, सरकार की तरफ से लोग उनको जाएंगे समझाने, चाहे वो जेलर साहब के जरिए हो या जिनके जरिए हो, मैसेज दिया जाएगा कि अगर सरेंडर आप करते हैं, आप कुछ मिनिमम लेन देन पर, माना ऐसा लेन देन हो जिसमें आप समाज को भी कुछ मैसेज देकर समझा लो कि हम बिके नहीं हैं, और सरकार को भी जो सरकार की मंशा है, जो पॉलिसियां, सरकार की अपनी पॉलिसी है बॉर्डर को लेकर, अब उसमें हम क्या कर सकते हैं जब वो बॉर्डर वाले कुछ नहीं कर रहे हैं, बेचारे चले गए। तो लेकिन पॉलिसी सरकार की अपनी होती है, तो पॉलिसी है इस सरकार की भी।
अब उनका एक आरोप है कि चाइना को हम रोक रहे हैं, फला को, ऐसा कई बयान जो वायरल करवाए जा रहे हैं या हो रहे हैं। उसमें कुछ बयान ऐसे हैं जो उसको सरकार आधार बनाकर देशद्रोह का मुकदमा कर सकती है, वो कर भी दी। अब आपने कहा कि माननीय उपराज्यपाल और दूसरे पदाधिकारी सब पीसी कर करके, वो तो हर जगह हो रहा। देश के दूसरे कोने में असम का इतिहास उठाकर देखेंगे या मणिपुर का इतिहास उठाकर देखेंगे, बिहार के कुछ आंदोलनों का इतिहास उठाकर देखेंगे, तो ऐसा हुआ है। अभी पिछले दिनों बिहार में एक आंदोलन करने वाला लड़का था जो अब कांग्रेस में आके बच गया। कैसे बच गया कांग्रेस में आके? कांग्रेस में आके तो कोई बचता नहीं है। तो मैं ये नाम समझिए, कन्हैया कुमार, ले जिग्नेश भी कांग्रेस में आके बच गए। ये भी एक उदाहरण की बात है कि कैसे बच गया। कुमार तब से बच रहे हैं जब उनके साथी अभी तक जेल काट रहे हैं, तो वो मैं सवाल वही कर रहा हूँ। कॉम्प्रोमाइज, कांग्रेस में जाके रहो या कहीं भी जाओ, लेकिन कॉम्प्रोमाइज करके जाना पड़ेगा। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, समझदार लोग ये समझें, आंदोलन का नेतृत्व करना इतना आसान काम नहीं है। 2 कदम आगे और 1 कदम पीछे होना पड़ता है। ये एक सवाल ये भी है कि सोनम वांगचुक का एक वीडियो है जिसमें वो कहते हैं कि मैं तैयार हूँ जेल जाने के लिए। उन्होंने वो दिल्ली में जब पदयात्रा करके आए थे, तभी उन्होंने कहा था कि जो सरकार के खिलाफ बोलेगा उसको एंटी नेशनल घोषित कर दिया जाएगा, और मैं जानता हूँ कि मुझे घोषित किया जाएगा। जब वो अरेस्ट होने वाले थे, उन्होंने एक रात पहले ये इंटरव्यू दिया था कि मैं अगर अरेस्ट होता हूँ तो ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि तब ज़्यादा लोगों तक मेरी आवाज़ पहुँचेगी, मेरी बात ज़्यादा पहुँचेगी। और शायद यही वजह है कि कहा जा रहा है कि बीजेपी ने गलती कर दी है उन पर एनएसए लगा के। ना समझने में लोग गलती कर रहे हैं। अच्छा। आप ये बताइए कि उनकी गिरफ्तारी के बाद अब क्या हो रहा है वहाँ? अब देश भर में चर्चा का विषय तो बन गया। चर्चा से क्या होता है? उनकी बीवी यहाँ दिल्ली में आके प्रेस कॉन्फ्रेंस। कुछ नहीं होने वाला। मैं कह रहा हूँ कि लद्दाख में कोई प्रतिक्रिया अब है क्या? मेरा सवाल समझिए, मैं बिल्कुल अलग वे में जा रहा हूँ। सोनम वांगचुक का ये इशारा था कि यदि मैं गिरफ्तार हो जाऊंगा तो आंदोलन और बड़ा रूप धारण कर लेगा, या लोग उग्रती हो जाएंगे, आक्रोशित हो जाएंगे और सरकार झुक जाएगी। वैसा कुछ नहीं दिख रहा। और मुझे लगता होगा नहीं, जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं उनकी प्रतिक्रियाएं, ये एक सामान्य प्रतिक्रिया कहा जाएगा, ये हमेशा होता आया है। ठीक है, और वो भी कुछ गिने चुने चेहरे ही हैं। अब उसमें योगेंद्र यादव जी को ले लें, उसमें प्रशांत भूषण जी को ले लें, उसमें पीयूसीएल के लोगों को ले लें, उसमें वो जो और कई संगठन जो सक्रिय हैं लोग, तो ये लोग की प्रतिक्रियाएं आती हैं। पूरे देश में चर्चे का क्या मतलब? बिहार में विधानसभा चुनाव होना है, एसआईआर पर भी बड़ी चर्चा हो रही थी, सोनम वांगचुक के साथ भी मसला हुआ, कई और घटनाएं हुई, तो प्रतिक्रिया तो ये होता है कि भाजपा को लोग साफ करते थे, तब मैं मानूं। पूरे देश में चर्चा इस तरह से हो रही है कि नेशनल मीडिया जो है इसको प्राइम टाइम पे चला रहा है, और नेशनल मीडिया के बकायदा जो थंबनेल्स हैं वो है कि हीरो या विलन। अब एकदम यही तो लाए। नेशनल मीडिया ने हमेशा सरकार की पॉलिसियों को प्रमोट किया, ये तो सब लोग जान रहे हैं। सरकार के पॉलिसी का विरोध कोई यदि करता है तो मीडिया ही, मतलब सिर्फ सरकार ही नहीं, प्रशासन ही नहीं, मीडिया भी उसे विलन बना के प्रस्तुत करती। यही मैं कहना चाहता हूं। अब सोनम जी का भविष्य तो अंधकार में चला गया ना, क्योंकि जो प्रतिक्रियाएं होनी थी संभावित, जिनकी संभावनाएं थी या उनको विश्वास था, वो तो मीडिया और एलआईओज और एजेंसियों और प्रशासन के मतलब सतर्कता इत्यादि इत्यादि के माध्यम से, और आम शब्दों में कह दें कि उसको बलपूर्वक दबा भी दिया गया अगर, तो दब न गया। अब सोनम वांगचुक का क्या होगा? मसला यहाँ है। अभी एक 12-13 साल की सजा काट के असम में कौन थे, मैं नाम कई बार मिस कर रहा था क्योंकि तैयारी ने, अभी अचानक आपने सवाल कर लिया, मुझे नहीं पता था, आप इस पर पूछेंगे, तो वो भी निकला बाहर। ठीक है, इससे पहले एक ओलंपिक चैंपियन थी, इससे पहले एक महिला थी, वो भी कई साल जेल रह के आई थी, जिसने नग्न प्रदर्शन वगैरह भी किया था बाद में। मैं कई नाम बिल्कुल मैं भूलता चला जा रहा हूँ। तो पूर्वोत्तर के राज्यों में भी कई आंदोलन हुए हैं। ठीक है, कई बड़े संगठन आए। एक संगठन का नाम था असम गण परिषद, एक संगठन का नाम था आजसू, पता नहीं क्या क्या स्टूडेंट के अलग अलग संगठन के नाम थे। नागालैंड में नागा हो तो मैंने एक संगठन था, सब कुचले गए, दबाए गए। सरकार एक ताकतवर बॉडी होती है, पूरे देश का नियंत्रण है, और
सीमाओं की सुरक्षा से लेकर आंतरिक सुरक्षा की पूरी जवाबदेही होती है। ऐसे में इतने ये समझ लेना कि छोटे मोटे आंदोलन से हम सरकार को, ये नेपाल नहीं है साहब, ये बांग्लादेश नहीं है साहब, ये श्रीलंका नहीं है, ये भारत है, भारत, जिसके एंड पॉइंट पर जहाज से पहुंचने में भी 7-8 घंटे लग जाते हैं, एक सिरे से दूसरे सिरे पर जाने में। कई देश इसमें समा जाएंगे। ये जिन देशों का मैं नाम ले रहा हूं, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, तीनों की आबादी मिला दो तो भारत का एक राज्य उत्तर प्रदेश ही संभाल लेगा। इतनी बड़ी आबादी है, लगभग 24-25 करोड़ तो उत्तर प्रदेश में ही हम है। तो भारत की सरकार को ये छोटे मोटे आंदोलनकारी अस्थिर कर दें, बैकफुट पर ला दें, गिरा दें, चुनौती दे दें, ये संभव नहीं है। हाँ, देशव्यापी आंदोलन यदि होता है तो सरकारें झुकेंगी भी, मानेंगी भी, हो सकता है सरकार गिरेगी भी, लेकिन देशव्यापी आंदोलन कैसे होगा आपका? सोनम किस जाति धर्म के हैं? सोनम वांगचुक, उनकी जाति भी आएगी, अभी धर्म भी आएगा कि वो बौद्धिस्ट है। मैं बता रहा हूं, ये लाया जाएगा मीडिया के जरिए बैकफुट पर ले जाने के लिए। अगर गुलाम सरवर रोजी रोटी, पढ़ाई लिखाई, दवाई कमाई के मुद्दे पर, सड़क बिजली के मुद्दे पर, नौजवानों के रोजगार के मुद्दे पर, फ्री एजुकेशन के मुद्दे पर, न्यायपालिका में आरक्षण के मुद्दे पर अगर मैं सड़क पर आऊंगा तो कहा जाएगा देखो देखो ये मुल्ला ये क्या बोल रहा है। लेकिन लद्दाख में तो ये भी देखने को मिला ना कि किस तरीके से वहाँ कारगिल के जो शिया मुसलमान थे और जो बौद्धिस्ट हैं, जैसे आपने सोनम वांगचुक का जिक्र किया, वो तमाम लोग एकजुट होके लड़े, वो तमाम लोग एक साथ आए। कैसे आप एकजुट किसको कह रहे हैं? देखिए, यहाँ बताया जा रहा 80-20 राजनेताओं के द्वारा बताया जा रहा, लगातार इसकी चर्चाएं हो रही। 20 में कौन है? मुसलमान तो 20% है नहीं, पूरा भारत जानता, आप पढ़ी लिखी हैं। मुसलमान 14 पॉइंट कुछ % है, जो 2011 की जनगणना। बाकी सिख, ईसाई, जैन, पारसी और बौद्ध मिला के 20%। 80-20 का मतलब क्या? 80-20 का मतलब बहुसंख्यक बनाम अल्पसंख्यक। ये तो माने सिंपल लॉजिक है। 20% मुस्लिम है नहीं। अच्छा, कुछ बेवकूफ लोग समझते हैं मुस्लिम को कहा जा रहा, मुसलमान जो जनगणना अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ 2011 की बात कर रहा हूं, तो उसमें तो 14.5 14.5% है, लेकिन 20 बताया जाता है। 80-20 का मतलब है कि बहुसंख्यक बनाम अल्पसंख्यक। तो लद्दाख जो है वो अल्पसंख्यक बाहुल क्षेत्र है। देश की सरकार बहुसंख्यकों से चलती है। लोकतंत्र में जिसकी संख्या जितनी है वही सरकार चलाएगा। बहुसंख्यकों को यह मैसेज दिया जा रहा है कि तुम्हारी माने जो सोच है बहुसंख्यकवादी, उसमें ये रोड़ा अटका रहे हैं और तुम्हारा जो अधिकार है वो ये छीनना चाह रहे हैं, और तुमको जो सत्ता का सुख चैन मौज लेना चाहिए था, जिसके लिए तुमको ऊपर वाले ने भेजा ही है स्पेशली, वो सब ये खाना चाह रहे हैं बौद्धिस्ट, मुस्लिम, ईसाई, सिख, ये वो इत्यादि इत्यादि अल्पसंख्यक। तो तुम एक हो जाओ, 80% वालों तुम एक हो जाओ, हम जो है इनको सीधा कर देंगे। और ये सीधा करने का दौर है। सीधा करते करते 100 साल पूरे हो गए। हो रहा ना, लगातार सबका 100 साल पूरे। अब्दुल का हो रहा था, अब वांगचुक है तो फला है, चला सबका नंबर आएगा। लाइन, एक लाइन से इंतजार कर रहे हैं। मैंने वो शायर जो कहता है ना, क्या कह, जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आगे आगे तेज हवा है, पीछे पीछे तेज हवा, आगे मुकद्दर आपका है, और उसके कत्ल पे मैं भी चुपता, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पे आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। तो ये चलेगा। आपको लग रहा है कि मुसलमानों के साथ 84 में सिखों के साथ भी हुआ, उनका भी नरसंहार हुआ इसी धरती पर। यहाँ बौद्धिस्टों के साथ भी एक जमाने में नरसंहार हुआ, इतिहास है, मैं नहीं कह रहा हूँ। ठीक है, कभी ईसाइयों का नंबर हो जाएगा, कभी मुसलमानों का हो जाएगा, कहा जाएगा अलग अलग। तो ऑल अल्पसंख्यक बुद्धिजीवी बैठे देखें क्या वाकई जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं उनकी तरफ से। मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता उनके मेन इश्यूज क्या हैं सोनम वांगचुक के। हम मोटा मोटी इतना हम लोगों को समझ में आता है कि कुछ विशेष अधिकार की बात हो रही है, पूर्ण राज्य की बात हो रही है, इत्यादि इत्यादि। उनके कुछ राइट्स हैं जो उनको लगता है कि हमें मिलने चाहिए, नहीं मिल रहे हैं। वो बस थोड़ा सा ये फर्क समझने की बात है कि बाकी लोगों को तो आप कह दीजिए कि आंदोलन जीवी हैं या राजनेता है या इस तरीके की राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश हो रही है। सोनम वांगचुक ने कभी किसी तरह से खुल के बीजेपी का विरोध नहीं किया। वो जहां भी गए उन्होंने हमेशा भूरी भूरी प्रशंसा की प्रधानमंत्री की, बीजेपी की। किसी तरीके का कोई उनके बीच में कभी देखने को नहीं मिला कि कोई खटास हो। लेकिन अब एकाएक जब प्रदर्शन होते हैं
और उसको भी उन्होंने वापस ले लिया। जैसे ही उन्हें पता चला कि प्रदर्शन हुए, इस तरीके से 4 लोगों की जानें गई, कार्यालय जलाया गया, उन्होंने पूरा का पूरा अपना प्रदर्शन वापस ले लिया। उसके बाद भी ये कार्रवाई, और उस पर भी अभी तक कोई नोटिस नहीं जारी किया गया है, जो लीगली एक्शन होने चाहिए वो भी नहीं हुए हैं। आप सवाल चाहे जितना भी घुमा लें, जितना लंबा सवाल कर दें, जवाब वहीं आकर अटक जाएगा कि प्रशंसा करते हैं, सरकार की प्रशंसा कभी इन्होंने की है, वो वीडियोस हैं। आपके पास तौक़ीर रज़ा का वो वीडियो नहीं है जिसमें योगी जी को की प्रशंसा कर रहे हैं और मोदी जी को कह रहे हैं कि योगी जी से सीखना चाहिए? वो वीडियो अब निकला, आप लोग के पास पहुंचा कि नहीं पहुंचा? फिर से वो ट्रेंड में है अभी, जिसमें तौक़ीर रज़ा साहब कह रहे हैं कि मोदी जी को तो योगी जी से सीखना चाहिए। तो अभी योगी जी ने उनको सिखा दिया ना। ये हाँ, उनके 7 नस्ल तक का बोल दिया। अब देख लो, जबकि वही तारीफ कर रहे थे। राजनेताओं की तारीफ कर करके आप, तारीफ तक तो ठीक है, तारीफ के बाद उनकी मंशा पर अगर नहीं चलेंगे तो आपको घेर लिया जाएगा। या तो चुप हो जाइए तारीफ करके, या फिर उनके मंशा को जानिए, उनकी इच्छाएं क्या, वो किस तरह का भारत चाहते हैं। आप आइए ना, एक मंडल है हमारे यहाँ बिहार के, उनका ट्वीट पढ़िए, वो उनकी मंशा के मुताबिक रोज कुछ लिखते हैं बेचारे, रोज लिखते हैं। हाँ, आज भी मैंने देखा, तो बहुत दिनों से मैं कमेंट नहीं कर रहा था, आज मैंने एक लाइन कमेंट हल्का सा किया कि ऐसे ऐसे लोग हैं, कभी आंदोलन नहीं करेंगे, वो अपनी जाति के लिए नहीं करेंगे, उनके घर में घटना घट जाएगी, उस सरकार से नहीं बोलेंगे, क्योंकि उनको कुछ पाना, उनको सरकार की इच्छा का पता है। तो ऐसे अनेकों लोग हैं जो सरकार की इच्छाओं की पूर्ति में उनकी आरती करते रहते हैं, वो सेफ जोन में रहते हैं। भविष्य में उनको लगता है कुछ मलाईदार पद वगैरह भी मिल सकता। लेकिन जो आंदोलनकारी लोग हैं वो नेचुरल होते हैं। तारीफ कर दें तो अलग बात हो सकता, किसी मौके पर मैंने भी तारीफ कर रखा है मोदी जी का, किसी मौके पर मैंने अमित शाह जी की तारीफ कर रखी है, किसी मौके पर राजनाथ सिंह जी की भी तारीफ कर रखी है। लेकिन हम लोग तारीफ पर बहुत देर तक अटकते नहीं है। किसी मुद्दे पर लगा होगा कि सच बोल देते हैं, यस, और यही फंस जाते हैं। बस यही सजा मिलेगी आपको। आप सरकार की मंशा समझ नहीं रहे हैं और आप सच बोले चले जा रहे हैं, सच पर सच, सच पर सच। सरकार करे सच पर सच, सच पर सच, अब चल तारीख पर तारीख भुगत। आप समझिए ना, ये सीधी सी बात। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, इस विषय पर हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद।